इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन को समझेंगे, सेल डिवीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पॉइंट में है पूर्ववर्ती कोशिकाओं, मात्र या जनक कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं, संतति कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कोशिका विभाजन या कोशिका जनन कहलाती है। देखिए, इस बिंदु को अपन समझते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक सजीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, चाहे वो एक कोशिकीय के जंतु हो या बहुकोशिकीय के जंतु हो। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य की बात करें तो नर में जो नर युग्मक बनते हैं और मादा में मादा युग्मक, उन युग्मकों के संलयन यानी कि निषेचन से जाइगोट युग्मनज बनता है। और ये जाइगोट जो है वो बार बार विभाजन करके जाइगोट एक कोशिकीय है और एक कोशिका जो है वो अलग अलग चरणों से, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है और कोशिका विभाजन होने से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का उसके अंदर अंगों का निर्माण और ये उसका आकार, उसकी वृद्धि होती चली जाती है। तो ये एक कोशिका से ही विशाल का ये बड़ा शरीर का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोशिका का विभाजन हो रहा है, कोशिकाएं बहुत सारी संख्याओं में अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक मात्र कोशिका है या जनक कोशिका कह सकते हैं इसको, पूर्ववर्ती कोशिका। ये दो नई संतति कोशिका डॉटर सेल बना रही है। तो एक कोशिका से जो डॉटर सेल बन रही है, संतति कोशिका बन रही है, इस प्रोसेस को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। अब दूसरे बिंदु में है कि कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया। ये वही रुडोल्फ विर्चो है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किया, सेल थ्योरी जो है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ओमनी सेलुला, ई सेलुला के बारे में बताया था। हम ये भी जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले स्लाइडेन और सवान ने बताया था, उसके बाद में नगेली और रुडोल्फ विर्चो ने इसको मॉडिफाई किया था, उसके अंदर कुछ बातें और जोड़ी थी। आगे देखते हैं कि कुछ कोशिकाएं कभी भी विभाजन नहीं करती हैं। जंतुओं के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कभी भी डिवीजन नहीं करती, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी। मनुष्य में इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और ये हमारे शरीर में बनती रहती हैं और 120 दिन का जीवन काल पूरा करती हैं और समाप्त हो जाती हैं। स्प्लीन के अंदर ये जाकर के नष्ट हो जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये आरबीसी जो है इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो, जो अस्थियां हैं उनमें जो बोन मेरो जो होता है उसके अंदर इसका निर्माण होता है। तो ये जो आरबीसी जो सेल है वो खुद विभाजन नहीं करती है, इनका निर्माण बोन मेरो से होता रहता है और जो 120 दिन का जीवन काल पूरा करती हैं उसके बाद में नई कोशिकाएं और बनती रहती हैं। दूसरी है कंकाली पेशी। कंकाली पेशी की जो सेल्स है वो भी कभी डिवीजन नहीं करती हैं। फिर है प्रौढ़ प्राणियों के हृदय की कोशिकाएं। ऐसे एनिमल्स जो कि मेच्योर हैं, उनके हार्ट की जो सेल्स है वो डिवीजन नहीं करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है। जब मनुष्य का आकार छोटा है यानी कि शिशुअवस्था में है तो उस समय तंत्रिका कोशिका का आकार छोटा होगा। जो जो वो अवस्था में, अगले अवस्था में आएगा, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो उस समय उनकी तंत्रिका कोशिकाओं की सिर्फ साइज बढ़ती है, कोशिका में विभाजन नहीं होता। और पादपों की जो स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं हैं यानी कि परमानेंट जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अगले बिंदु में कि कुछ कोशिकाएं सदैव विभाजन करती रहती हैं, जैसे जंतुओं में मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। जननूतकों की कोशिकाएं, जननूतक जैसे मनुष्य की बात करें तो वर्षण के अंदर जो नरयुग्मक बनते हैं वो आजीवन, पूरे जीवन भर बनते रहते हैं। नरयुग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण पूरे जीवन भर होता रहता है। परंतु मादा में अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लगभग 50 साल की उम्र के पश्चात बंद हो जाती है, जिसे मिनोपोज भी कहते हैं।
अंगों की सतह पर उपस्थित एपिथेलियल कोशिकाएं ये भी विभाजित करती रहती हैं, चाहे वो हमारे आंतरिक अंग हो या बाह्य अंग, त्वचा ही क्यों ना हो। इसकी जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं वो सेल डिवीजन करती रहती हैं। ऊपर की लेयर हमेशा पुरानी होती जाएगी, सेल्स नष्ट होती जाएंगी नीचे, और उसके सेल डिवीजन होने से नई सेल्स बनती जाएंगी। आंतरिक अंग जैसे स्टोमक है, आमाशय है, आहार नाल है, इनके अंदर की सतह और इनके बाहर की सतह एपिथेलियल कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं। पादपों में शीर्षस्थ विभजक कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट्स के अंदर चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो या सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो, यानी कि चाहे वो जड़ का मूल का शीर्ष भाग हो या परोह तंत्र जहां नई पत्तियां बनती हैं, उसका जो शीर्ष पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है, पोर्शन है, उसमें सेल डिवीजन होता रहता है और उसी से वो पौधे की जो जड़ें हैं वो लगातार वृद्धि करती रहती हैं और जो नई पत्तियां हैं वो बनती रहती हैं। कोशिका विभाजन का कारण, इस पॉइंट में हम यहां यह समझेंगे कि कोशिका को क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो विभाजन करे, सेल डिवीजन क्यों करती है, उस कारण को अपन समझेंगे। तो इसके लिए यहां 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, जब कोशिका आकार में अधिक बढ़ जाती है, यानी कि कोशिका का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, तो कोशिका द्रव्य में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण कठिन हो जाता है, अतः कोशिका विभाजित हो जाती है। हम सब जानते हैं कोशिका का नियंत्रण उसका केंद्रक करता है, परंतु जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो केंद्रक पूरे कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, इसलिए सेल डिवीजन करती है और 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अगला बिंदु है, जब कोशिका के आयतन वीसी यानी कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है तो एनपी का संतुलन बिगड़ जाता है। एनपी यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसे समझेंगे अपन नीचे, तथा कोशिका विभाजन होकर संतुलन बनाती है। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, वीएन यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक जो द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य का आयतन, और वीसी यानी कि साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, कोशिका द्रव्य का आयतन। तो यहां पर इसमें एक निश्चित अनुपात होता है केंद्रक द्रव्य के आयतन और कोशिका द्रव्य के आयतन में, इसे ही अपन न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। जब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का संतुलन बिगड़ जाता है, ये क्यों बिगड़ता है, जब कोशिका का वीसी बढ़ जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म आयतन बढ़ जाता है, तो उससे एनपी का संतुलन बिगड़ जाएगा और उस संतुलन को बनाने के लिए कोशिका विभाजन कर लेती है। तीसरा पॉइंट है, कोशिका का कोशिका द्रव्य समय के साथ जीर्ण होने लगता है। जीर्ण का मतलब होता है बूढ़ा या पुराना। तो इसे कोशिका विभाजन से कोशिका द्रव्य को और केंद्रक का नवीनीकरण करती है, यानी कि कोशिका जो है, जब कोशिका द्रव्य पुराना होने लगता है तो उसको वापस पुनः रिफ्रेश करती है। तो ये सेल डिवीजन के कारण अपन ने समझे। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। ये सेल साइकिल क्या है, देखिए कोई भी एक कोशिका है और वो अलग अलग चरणों से गुजरती है और उसके पश्चात 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये जो अलग अलग चरणों से वो गुजरती है, तो इसके लिए हमने अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, और वो जो नई कोशिकाएं बनी है 2, वो भी वापस पुनः आगे जाकर के जो विभाजन करेंगी तो वो भी इन्हीं अवस्थाओं से गुजरेंगी। तो ये इसको अपन सेल साइकिल कहते हैं। यहां ये जो डायग्राम है पहले इसको अपन समझते हैं। देखिए ये जो जीवन यहां दिखाई दे रहा है आपको, ये जीवन, एस और जी2, इन तीनों को कंबाइंड रूप से इंटरफेज कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। सामान्यतः जो कोशिका विभाजन नहीं कर रही है वो इस इंटरफेज में ही होती है, और इंटरफेज के अंदर भी जीवन फेज में होती है जब वो विभाजन नहीं कर रही होती है। परंतु जब कोशिका विभाजन करती है तो वो जीवन से एस फेज में जाती है, फिर जी2 में, उसके पश्चात वो एम फेज में, और एम जो फेज है उसके अंदर भी 4 अलग अलग फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वो अपन आगे समझेंगे विस्तार से। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जब कोशिका जीवन फेज से अलग अलग स्टेज एस, जी2 और एम, इन अवस्थाओं से गुजरती है तो इसको अपन सेल साइकिल कहते हैं। जीवन का मतलब है ग्रोथ, एस का मतलब है सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस होता है। जी2 का मतलब है ग्रोथ पीरियड 2 एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, आगे इसको माइटोसिस करना है, यानी कि सेल डिवीजन करना है, कोशिका विभाजन करना है।
पहले हम यहाँ सेल साइकिल के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो समझते हैं। 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजित होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कि जो कोशिका भी बनी है, नई कोशिका जो बनी है, वो आगे जाकर के पुनः नई कोशिकाएं बनाएगी, तो उसके जो विभाजित होने तक की जो स्टेज है, जो फेजेज है, उसे ही अपन कोशिका चक्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट, कोशिका चक्र पूर्ण होने में मानव शरीर की कोशिका को 24 घंटे का समय लगता है। देखिए, एक बात पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। अलग अलग जंतुओं में जो सेल साइकिल है उसका पीरियड अलग अलग होता है, और प्रत्येक जो जंतु है या प्लांट है, उसके अंदर भी जो अलग अलग अंग हैं, उन अंगों के अंदर भी सेल डिवीजन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। यहां मनुष्य की जो बात की जा रही है, ये वो उन कोशिकाओं की बात की जा रही है जो लगातार बार बार विभाजन करती रहती हैं, जैसे त्वचा की कोशिका है। तो ये जो एपिथेलियल जो सेल्स हैं मनुष्य के शरीर के अंगों की, वो लगभग 24 घंटे में एक सेल साइकिल पूरा कर लेती है। यानी कि एक कोशिका दो कोशिकाएं बना लेती हैं 24 घंटे में। परंतु हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनके अंदर अधिक समय लगता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो कभी डिवीजन करते ही नहीं है, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, अभी अपन ने बात की थी। इसी प्रकार से अगर इष्ट की बात करें, इष्ट एक कवक है। इष्ट एक एक कोशिकीय कवक है, यूनिसेलुलर है। उसके कोशिका चक्र को पूर्ण होने में 90 मिनट का समय लगता है। यानी कि इष्ट अपने एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं 90 मिनट में ही तैयार कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने सेल साइकिल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसके बारे में इंटरफेज और जो सेल डिवीजन फेज है उसके बारे में विस्तार से अपन आगे समझते हैं। तो कोशिका चक्र को समझने के लिए हमने इसको अपनी सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड कर लिया, अंतरावस्था इंटरफेज, विभाजन अवस्था डिवीजन फेज। यहां हम पहले अंतरावस्था की बात करेंगे, यानी कि इंटरफेज की बात करेंगे। इसको शॉर्ट में आई फेज भी कहते हैं। देखिए यहां ऊपर ये G1, S और G2, इन तीनों को कंबाइंड रूप से इंटरफेज कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम तीनों के बारे में ही, बेसिक इंटरफेज की, टोटल इनकी ही बात की जा रही है, ठीक है, इन तीनों के बारे में। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक सक्रिय अवस्था है। सर्वाधिक सक्रिय अवस्था मतलब यह है, इसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो होती हैं, उपापचय क्रियाएं सबसे ज्यादा होती हैं। दूसरा पॉइंट है, कोशिका अपना अधिकांश जीवन काल यानी कि 95% जो समय है वो अंतरावस्था में ही बिताती है। जो सेल डिवीजन नहीं कर रही है वो इसी अवस्था में रहती है। इसको विश्राम अवस्था भी कहते हैं, अंतरावस्था को। जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं वो आजीवन अंतरावस्था में ही रहती हैं, जैसे आरबीसी सेल्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो ये कोशिकाएं कभी विभाजन नहीं करती, वो इंटरफेज में रहेंगी। इसे निर्मितीय या प्रीपेट्री प्रावस्था भी कहते हैं, यानी कि इसमें प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, क्योंकि इस अवस्था में विभाजन से पूर्व आवश्यक पदार्थों की एक अतिरिक्त प्रति तैयार की जाती है। हम सब जानते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बननी है, तो जो एक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है या कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, उन सब की एक एक फोटोकॉपी, एक एक प्रतिकृति या प्रतिलिपि तैयार की जाएगी। तो ये जो प्रतिलिपि तैयार करनी है, इसके लिए पहले तैयारी भी तो करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमें कहीं लंबा सफर तय करना है, तो उसके लिए हम अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, पहले तैयारी करते हैं। सफर करने से पहले जो पूर्व तैयारियां की जाती हैं, तो वो ही उसी प्रकार से सेल भी पहले तैयारी करती है कि हमें कोशिकांगों को दुगुना करना है। जो क्रोमोजोम है या फिर जिसको क्रोमेटिन कह सकते हैं, उनकी प्रतिलिपि तैयार करनी है। तो उन सब की तैयारी इंटरफेज में होती है। यह कोशिका की परिपक्व अवस्था है, यानी कि इसमें कोशिका पूरी मैच्योर हो जाती है इंटरफेज के अंदर। आगे देखते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र अकुंडलित जालिका नुमा यानी कि क्रोमेटिन अवस्था में दिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कोशिका में केंद्रक है, इसमें क्रोमेटिन आप देख पा रहे हैं। ये क्रोमेटिन यानी कि जाल नुमा है, यानी कि इसमें इसको अपन गुणसूत्र नहीं कह सकते, ये क्रोमेटिन कहलाता है। और इस अवस्था में तारक काय जो है सेंट्रोसोम
उसका विभाजन शुरू हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर सेंट्रोसोम जो है वो 2 सेंट्रियोल में यानी कि 2 पेयर में डिवाइड हो गया है। ये यहाँ पर इसका विभाजन प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है इंटरफेज के अंदर ही। अब हम आगे बात करेंगे कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सेल डिवीजन होता है वो सिंपल होता है। उसके अंदर ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो इतनी अवस्थाएं इतनी विस्तार से नहीं होती हैं, वो सिंपल डिवीजन होता है। यहां हम जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो अंतरावस्था है उसे होवार्ड और पेल्क इन 2 वैज्ञानिकों ने 3 उप अवस्था में डिवाइड किया। यानी कि पूरी इंटरफेज, ये जो इंटरफेज है यहां से यहां तक, ये इंटरफेज जो है इसको 3 स्टेज में बांटा गया, G1, S और G2। इसे अपन इंटरफेज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एम फेज पढ़ेंगे जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आएंगी, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इंटरफेज के अंदर जीवन की इनकी बात करते हैं। तो 3 उप अवस्थाओं में सबसे पहले अपन जीवन की बात करते हैं। जीवन को ग्रोथ पीरियड फर्स्ट, प्रथम वृद्धि काल, या फर्स्ट गैप पीरियड, प्रथम अंतराल काल, या जीवन फेज, शॉर्ट में इसको जीवन फेज भी कहते हैं। इसे पश्चसूत्री विभाजन अंतराल काल भी कहते हैं। पश्चसूत्री क्यों, देखिए ऊपर समझते हैं। ये जीवन फेज है, तो ये जीवन फेज जो है ये किसके बाद में आएगी, ये एम फेज के बाद में आएगी। एम फेज यानी कि सेल डिवीजन फेज, सूत्री विभाजन। तो जो सूत्री विभाजन के बाद आता है तो इसको पश्चसूत्री भी कहते हैं, ठीक है। तो जीवन फेज को पश्चसूत्री विभाजन भी कहा गया है, पश्चसूत्री विभाजन अंतराल काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या होना है, देखिए पहला पॉइंट है, इस अवस्था में कोशिका के विभाजन का निर्णय होता है। यानी कि सेल को डिवीजन करना है कि नहीं करना, वो उसका डिसीजन इस अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में डीएनए के संश्लेषण हेतु आवश्यक जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं और डीएनए आरएनए है, उनका सिंथेसिस शुरू हो जाता है। देखिएगा डीएनए का संश्लेषण हेतु, यानी कि डीएनए का संश्लेषण अगली स्टेज में होगा। कैसे, एस जो स्टेज है, इस एस अवस्था में डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। परंतु डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनए है, वो सब इस जीवन फेज में ही तो बनेंगे। जब ये बनेंगे एंजाइम्स, तो भी तो वो डीएनए का रेप्लिकेशन कर पाएंगे। यानी कि जो एस फेज में जो कुछ चीज होनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, उसकी तैयारी जीवन फेज में ही हो जाती है, शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट है, जीवन अवस्था का काल सबसे अधिक परिवर्तनशील है। यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं और ये परिवर्तन जो है कुछ दिनों, कुछ महीनों या सालों तक हो सकते हैं। अगले पॉइंट में है कि स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन रुक जाता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, वे कोशिकाएं विश्राम अवस्था में या इसको शांत अवस्था भी या G0 फेज में चली जाती हैं। देखिएगा यहां डायग्राम में, ये जो कोशिका विश्राम अवस्था में है यानी कि सेल डिवीजन नहीं कर रही है, वो G0 स्टेज में चली जाएगी। परंतु G0 के बाद में वो वापस इस सेल डिवीजन में शामिल हो सकती है अगर उसमें कुछ चेंजमेंट आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो वापस G0 से वो जीवन स्टेज में आ सकती है। इसमें बताया गया है कि जब सेल डिवीजन रुक जाता है तो विश्राम अवस्था में, G0 अवस्था में चली जाती है कोशिका और कोशिका चक्कर से हट जाती है। परंतु परिस्थितियां बदलने पर यानी कि फेवरेबल कंडीशन आने पर पुनः जीवन अवस्था में आ सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जिसको अपन सिंथेटिक पीरियड या एस फेज संश्लेषी काल भी कहेंगे। इसमें देखिएगा खास बात यह है कि इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन, अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हम बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं की। तो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन जैसे H1, H2A, H2B, H3 और H4। जब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा होता है तो वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाता है। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो उस समय हम वहां पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे डीएनए ही कहते हैं, उसे क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बनता है।
तो यहाँ ये जो अवस्था है संश्लेषण काल, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है और डीएनए का संश्लेषण यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का निर्माण होता है और प्रत्येक डीएनए की एक एक प्रति तैयार हो जाती है यानी कि जीनोम का द्विगुणन हो जाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझे, मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, तो जो 46 गुणसूत्र है उनके अंदर 46 ही डीएनए है यानी कि एक गुणसूत्र में एक डीएनए होता है। तो ये जो 46 गुणसूत्र है इनके जो डीएनए है वो दुगने हो जाएंगे, यानी कि गुणसूत्र तो 46 ही रहने हैं परंतु डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो इसको अपन जीनोम का द्विगुणन भी कहते हैं। गुणसूत्र डबल नहीं होते हैं, यहां यह बात ध्यान रखने वाली है, गुणसूत्र जो है वो दुगने नहीं होते, गुणसूत्र तो 46 ही रहेंगे परंतु यहां डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। इसको अपने एक इस डायग्राम से समझते हैं, पहले इस बिंदु को देखते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का द्विगुणन होने से गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र यानी कि 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है इसमें आपको 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, एक लाल रंग का है और एक नीचे हल्का नीले रंग का दिख रहा है। तो ये लाल रंग का जो क्रोमोसोम है इसमें एक डीएनए है ये, और ये डीएनए जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और ये 2 डीएनए बन गई, परंतु यहां एक क्रोमोसोम ही है ये, यानी कि एक गुणसूत्र में पहले तो क्या था, एक डीएनए ही था और यहां एक गुणसूत्र में 2 डीएनए बन गए। अब ये 2 जो डीएनए है इन्हें अपन क्रोमेटिड कहते हैं और ये क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। तो यहां पर ये एक गुणसूत्र है, इसी प्रकार से दूसरा गुणसूत्र में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और ये इसमें 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है इस कोशिका में पहले 2 गुणसूत्र थे और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में भी 2 ही गुणसूत्र हैं परंतु डीएनए की मात्रा डबल हो गई है। ठीक है, यह सब कब होता है, एस फेज के अंदर होता है। एस फेज यानी कि इस अवस्था में होना है। अब हम बात करेंगे G2 फेज की, उसके बाद में कोशिका एम फेज में पहुंचेगी। तो हम यहां G2 की बात करते हैं, देखिएगा ग्रोथ पीरियड सेकंड, द्वितीय वर्धी काल या सेकंड गैप पीरियड भी इसको कहते हैं, द्वितीय अंतराल काल, शॉर्ट में इसको G2 फेज कहते हैं। यह एक नाम और है पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल काल, यानी कि सूत्री विभाजन से पहले का। सूत्री विभाजन का मतलब ये जो एम फेज है इससे पहले की अवस्था G2 है। ठीक है, तो सूत्री विभाजन से पहले का मतलब है पूर्व सूत्री विभाजन अंतराल काल। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के आरएनए, प्रोटीन और एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का यह मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा है, यानी कि हमारी जो सेल्स की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी होती है। और एटीपी का संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि आगे कोशिका को एम फेज मतलब डिवीजन फेज में गुजरना है। डिवीजन फेज का मतलब 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से गुजरना है। तो उसके लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के बदलाव आएंगे, क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्रों के अंदर मूवमेंट होगा। तो उन सब के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी जो है वो इस G2 फेज के अंदर ही बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में। हम सब जानते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर जितने भी करेक्टर हैं, चाहे वो एक्सटर्नल करेक्टर हो या इंटरनल हो, उन सब का नियंत्रण जीन करता है। जीन जो है वो जेनेटिक यूनिट है कि इकाई है करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो सेल जो कोशिका है उसको कंट्रोल भी जीन के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र का जो नियमन है उसके बारे में अपन समझेंगे और ये जीन के द्वारा होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से जीन जो है उसके बारे में अपन समझते हैं। पहला पॉइंट है कोशिका चक्र के मुख्य जो नियामक है, रेगुलेटर्स है, उनकी खोज जो है वो हार्टवेल, हेंट और नर्स, इन 3 वैज्ञानिकों ने कमांड रूप से की थी और इन तीनों को 2001 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, दूसरी बात, इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग बेकर्स ईस्ट, बेकर्स यानी कि जो ईस्ट अपने बेकरी इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में काम लेते हैं, डबल रोटी वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में, तो वो जो ईस्ट है उसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। इस ईस्ट के ऊपर ये कवक है, इस कवक पे इन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक,
फिर अगला पॉइंट है कि कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले जीन को सीडीसी जीन, सीडीसी का मतलब है सेल डिवीजन साइकिल जीन्स कहते हैं। इनमें से एक जीन को CDC28 नाम दिया गया है, यानी कि इनके जीनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो CDC जो 28 जो जीन है उसका नाम उसे वो जीन जीवन अवस्था के प्रथम चरण को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको स्टार्ट जीन भी कहते हैं। स्टार्ट यानी कि शुरू करने वाला जीन, किसको? CDC28 जीन को। देखिए कैसे समझते हैं। अभी अपन ने बात की थी यहां जीवन फेज की, तो सेल साइकिल यहां जीवन फेज से शुरू होना है। तो हम बता रहे हैं कि जो जीवन फेज है यहां से शुरू होता है, इसलिए इसको CDC28 जीन को स्टार्ट जीन भी कहते हैं, कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला जीन यही है। ठीक है, इसको स्टार्ट जीन भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे G2 से M फेज, M अवस्था में परिवर्तन को CDC2 जीन नियंत्रित करता है। देखिएगा ये जीवन फेज थी, ये S, उसके बाद में ये G2। सेल G2 अवस्था से M फेज में जाएगी, यानी कि सेल डिवीजन अवस्था में जाएगी। तो यहां से G2 से M अवस्था में जब जाना है इसको, तो उस समय इसको CDC2 जीन कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये बात यहां लिखी है, G2 से M अवस्था में परिवर्तन को CDC2 जीन कंट्रोल करता है। अब यहां एक बात एक प्रोटीन की जा रही है, साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन कोशिका चक्र को कंट्रोल करता है, और ये कैसे करता है? ये प्रोटीन CDK, ये CDK क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक एंजाइम है। इन एंजाइम्स को एक्टिव करता है कौन? ये प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन क्या करता है? CDC एंजाइम को एक्टिव करता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए के प्रतिकृतिकरण को प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर समझिए, ये रहा साइक्लिन डी, ये साइक्लिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये साइक्लिन प्रोटीन क्या करेगा? CDK यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम को एक्टिव करेगा। और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो एंजाइम है, ये आगे डीएनए के रेप्लिकेशन को प्रेरित करता है। तो सीधी सी बात हुई, यानी कि साइक्लिन जो प्रोटीन है यही स्टार्ट करता है। जब ये CDK एंजाइम को एक्टिव करेगा, तभी ये CDK एंजाइम आगे डीएनए रेप्लिकेशन कर पाएगा, उसको प्रेरित कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां इस वीडियो में सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में और जो इंटरफेज है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अगले वीडियोज में हम कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और कोशिका के अन्य जो विभाजन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।